आईटीसी ने अपना कोकोनट कोला लॉन्च करके कोला सेगमेंट में एंट्री कर ली है, लेकिन इस सेगमेंट को जीतने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? दूसरी तरफ अगर इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर्स की जरूरत ही ना पड़े तो? और फाइनली रशिया से इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है, ये तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब रशिया खुद इंडिया से पेट्रोल क्यों इंपोर्ट कर रहा है? पिछले कुछ सालों तक ऑटो सेक्टर में सारी एक्साइटमेंट एसयूवीज और ईवीज को लेकर थी, लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि असली सरप्राइज पैकेज एक्चुअली ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स बन सकते हैं। इसकी बात होगी ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करने वाली स्टोरीज को डीकोड करते हैं। अगर हर सुबह ऐसी डेटा बैक्ड स्टोरीज आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में इंडिया का कोला वॉर अब सिर्फ कोका कोला और पेप्सी के बीच लिमिटेड नहीं रहा। रिलायंस के बाद अब आईटीसी भी कोला सेगमेंट में एंट्री कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आईटीसी ने सिर्फ एक और कोला लॉन्च नहीं किया है। आईटीसी ने एक शुगर फ्री कोकोनट कोला लॉन्च किया है, जो कि टेंडर कोकोनट वाटर से बना हुआ है। यानी फोकस सिर्फ टेस्ट नहीं है बल्कि हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स पर है। एंड देयर इज अ बिगर पॉइंट हियर, ये मूव एक बड़े ट्रेंड को दिखाता है। बेवरेज मार्केट में कंज्यूमर्स धीरे धीरे लो शुगर और नो शुगर ड्रिंक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पेप्सिको की बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस के मार्च क्वार्टर में कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम का 63% हिस्सा लो और नो शुगर बेवरेजेस से आया था। यानी कि हेल्थ कॉन्शियस कंजम्पशन अब नीश ट्रेंड नहीं रहा बल्कि मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है। आईटीसी ने अपने इस प्रोडक्ट को अपने बी नेचुरल बेवरेज पोर्टफोलियो के अंडर लॉन्च किया है। फिलहाल इसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पायलट बेसिस पर बेचा जा रहा है और उसके बाद वाइडर रोल आउट का प्लान है। प्लस कंपनी ने ये क्लियर किया है कि वो अपने बेवरेजेस पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड करेगी, जिसमें नए फ्लेवर्स, वेरिएंट्स और पैक साइजेस लॉन्च किए जाएंगे। बट फॉर नाउ कोकोनट कोला से आईटीसी की स्ट्रैटेजी का इंडिकेशन मिलता है। आईटीसी प्राइस वॉर में उतरने के बजाय प्रीमियम पोजीशनिंग बनाने में फोकस कर रही है। आईटीसी का कोकोनट कोला का 250 ml का कैन 60 रुपए का है। कंपैरिजन में डाइट कोक या पेप्सी ब्लैक जीरो शुगर का 300 ml कैन 40 रुपीज में मिलता है। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस प्रीमियमाइजेशन। 2 साल पहले कैंपा ब्रांड को रिवाइव करके रिलायंस ने 10 रुपए की अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ मार्केट में एंट्री की थी। इसके बाद कोका कोला और पेप्सी को भी मार्केट्स में अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ा था। इस कंपटीशन का इंपैक्ट सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर ही नहीं बल्कि ब्रॉडर बेवरेजेस कैटेगरी पर भी देखने को मिला, जिसमें कंपेटिटर्स को कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड दोनों बेवरेज कैटेगरीज में प्राइसेस को स्लैश करने पड़े। इसी वजह से आईटीसी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो इस प्राइस वॉर में पड़ना ही नहीं चाहती। पिछले 1 साल में कंपनी ने नो एडेड शुगर जूसेस, लो कैलोरी फ्रूट ड्रिंक्स और कोकोनट वाटर रेंज को लॉन्च किया है। और अब ये कोकोनट कोला से कंपनी अपनी हेल्थ कॉन्शियस प्रीमियम पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत कर रही है। तो अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बेवरेज सेक्टर की रियलिटी ये है कि एक तरफ रिलायंस अफोर्डेबिलिटी और मास मार्केट पर बेट कर रहा है, दूसरी तरफ आईटीसी प्रीमियम और हेल्थ फोकस पोजीशनिंग के साथ आया है, और बीच में है कोका कोला और पेप्सी जो कि अपनी लीडरशिप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले सालों में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कंज्यूमर्स किस बेवरेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया में हेल्थ ड्रिंक्स इवेंचुअली ट्रेडिशनल कोलास को चैलेंज कर देंगे? अपनी राय बताइए। कोला मार्केट में डिसरप्शन की बात हो रही है और अब डिसरप्शन ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में भी देखने को मिल सकता है। दूसरी स्टोरी में जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची इंडिया के ऑफिशियल विजिट पर हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 16th इंडिया जापान एनुअल समिट में हिस्सा ले रही हैं। और इस विजिट के दौरान इंडिया और जापान के इकोनॉमिक रिलेशनशिप में एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। नाउ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और जापान एक ऐसे लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं जहां पर बायलैटरल ट्रेड डायरेक्टली येन और रुपी में सेटल हो सकेगा। और अगर ये प्रपोजल फाइनल हो जाता है तो पहली बार इंडिया जापान लीडर्स के जॉइंट स्टेटमेंट में करेंसी कोऑपरेशन ऑफिशियली इंक्लूड हो सकता है। आज जब इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड होता है तो पेमेंट्स अक्सर यूएस डॉलर के थ्रू होता है। नए फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव इस डिपेंडेंसी को कम करना है। इसके अंदर जापान की कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडियन बैंक्स में अकाउंट्स को ओपन कर सकेंगे, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बिना यूएस डॉलर को यूज किए डायरेक्टली येन और रुपी में सेटल हो पाएंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से जापान की फाइनेंस मिनिस्ट्री इसी साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन करना चाहता है, जिससे लोकल करेंसीज का यूज बायलैटरल ट्रांजैक्शंस में हो सके। वैसे देखा जाए तो ये इंडिया के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जुलाई 2022 में आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड को इंडियन रुपी में सेटल करने के लिए स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था। एज ऑफ रीसेंट डेटा कई इंडियन बैंक्स में ओवर 150 अप्रूव्ड स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स हैं, जो कि ओवर 30 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, सच एज रशिया, द यूएई एंड नेबरिंग एशियन इकोनॉमीज।
बट रिमेंबर, ये एग्जिस्टिंग डॉलर बेस्ड सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक एडिशनल ऑप्शन है जो कि हार्ड करेंसीज पर डिपेंडेंस को रिड्यूस कर सकता है। पार्लियामेंट में दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक 26 इंडियन बैंक्स ने मिलकर टोटल 156 स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए हैं। ये अकाउंट्स 123 करस्पॉन्डेंट बैंक्स के थ्रू ओपन हुए हैं, जो कि 30 अलग अलग ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में बेस्ड हैं। जापान भी एशिया में ऐसे अरेंजमेंट्स का एक्सपीरियंस रखता है। दिसंबर 2025 में जापान और इंडोनेशिया ने भी लोकल करेंसीज के यूज को इनकरेज करने के लिए अपना कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एक्सपैंड किया था। अब इंडिया के साथ भी वैसा ही मॉडल आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रपोजल का बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। 2025 में टोक्यो में हुई इंडिया जापान एनुअल समिट के बाद दोनों कंट्रीज ने जापान इंडिया जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डेकेड अडॉप्ट किया था। उस विजन डॉक्यूमेंट में पेमेंट सिस्टम कोऑपरेशन और लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस का रेफरेंस दिया गया था। अब उस विजन को आगे ले जाने की बात हो रही है। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो इससे इंडिया और जापान के इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हो सकती है। बायलैटरल ट्रेड में डॉलर पर डिपेंडेंस कम होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम हो सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ज्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड डॉलर के बिना भी हो सकता है? करेंसी फ्लोज के बाद अब बात करते हैं एनर्जी फ्लोज की। तीसरी स्टोरी में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया ने इंडिया से सी रूट के थ्रू गैसोलीन मंगवाना शुरू कर दिया है। सुनने में ये काफी सरप्राइजिंग लग सकता है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक देश जो सालों से एनर्जी एक्सपोर्टर रहा है, उसे अब पेट्रोल को इंपोर्ट करना पड़ा है, और वो भी इंडिया से। क्यों? क्रूड ऑयल होना और उसे यूजेबल पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाए तो क्रूड होने के बावजूद फ्यूल की सप्लाई अफेक्ट हो सकती है, और फिलहाल रशिया इसी चैलेंज का सामना कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स ने रशिया के कई ऑयल रिफाइनरीज को इंपैक्ट किया है। एंड दैट इज अ बिग डील। सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई है कि फ्यूल शॉर्टेजेस रशिया के अलग अलग रीजन्स तक पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट्स में फ्यूल राशनिंग, पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें और गैसोलीन प्राइसेस के रिकॉर्ड हाइस का भी जिक्र है। इसीलिए रशिया ने फ्यूल इंपोर्ट्स का ऑप्शन चूज कर लिया है। रॉयटर्स की इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक इंडिया से पहले ही कम से कम 60,000 मेट्रिक टन गैसोलीन रशिया भेजी जा चुकी है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंडिया का कौन सा रिफाइनरी ऑपरेटर ये सप्लाई कर रहा है। वैसे इंडिया अकेला सप्लायर होने भी नहीं वाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया हर महीने लगभग 4 लाख टन गैसोलीन मल्टीपल कंट्रीज से इंपोर्ट करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि समर सीजन में रशिया में गैसोलीन की डिमांड अपने पीक पर होती है। ऐसे में रिफाइनरी डिस्ट्रप्शंस का इंपैक्ट और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसी पीरियड में इंडिया और रशिया के एनर्जी ट्रेड का दूसरा साइड भी और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। जून में इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल की रिकॉर्ड क्वांटिटी इंपोर्ट की है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जून में इंडिया ने लगभग 27 लाख बैरल्स पर डे रशियन क्रूड इंपोर्ट किया है। इसका मतलब था कि जून के महीने में इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के आधे से भी ज्यादा हिस्सा रशिया से आया था, जबकि मई में यह शेयर लगभग 36.5% था। तो ओवरऑल एक तरफ इंडिया रिकॉर्ड लेवल पर रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया अपने रिफाइनरी डिस्ट्रप्शंस और फ्यूल शॉर्टेजेस की वजह से इंडिया से रिफाइंड गैसोलीन को इंपोर्ट कर रहा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रेड ऑयल रिजर्व के अलावा रिफाइनिंग कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर भी काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो क्या रिफाइनिंग कैपेसिटी फ्यूचर में ऑयल रिजर्व से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है? आपको क्या लगता है? अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। जून ऑटो सेल्स डेटा ने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में हेल्दी डिमांड दिखाई है, पर सबसे ज्यादा सरप्राइज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने दिया है। ट्रक और सीवी सेल्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर रही, जिसकी वजह से ब्रोकरेजेस इस सेगमेंट पर बुलिश हो गए हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड की सीवी सेल्स जून में 35% बढ़कर 40,805 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि अशोक लेलैंड लिमिटेड ने भी 25% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो सिंपल है। जब इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फ्रेट मूवमेंट बढ़ता है तो सबसे पहले डिमांड ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स में दिखाई देती है। जून डेटा यही सिग्नल दे रहा है कि रोड्स, हाईवेज और लॉजिस्टिक्स पर हो रही गवर्नमेंट स्पेंडिंग का साइकिल अब फाइनली कमर्शियल व्हीकल कंपनीज की अर्निंग्स में दिखना शुरू हो गया है। इस स्टोरी को डिटेल में समझने के लिए कमेंट कीजिए ऑटो एंड वी विल ब्रिंग इट हियर। तो आज आपको सबसे ज्यादा शॉक किस बात ने दिया? आईटीसी की कोला स्ट्रैटेजी, डॉलर फ्री ट्रेड या रशिया का इंडिया से पेट्रोल खरीदना? टेल मी इन द कमेंट्स एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक। और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.